नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो कि आज हम लोग सेट नंबर 4 करने वाले हैं। तो यह क्लास आपको साथियों रेगुलर बेसिस पर आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो इस क्लास में जो है हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन का डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो इसलिए आपके आने वाले जो भी हमारे आरपीएफ का एग्ज़ाम है तो उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो साथियों क्लास में अंत तक बने रहिए और यदि सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सा स्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है, ये आपको बताना है। तो कौन सा स्थायी उत्तक हम लोग को बताना है कि जो पौधे को कठोर और मजबूत प्रदान करता है। तो इनमें से कौन हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो यानी कि स्क्लेरेनकाइमा जो होता है वही हम लोग का पौधे को क्या करता है, मजबूती और कठोर प्रदान करता है। ठीक है, जो एरेनकाइमा होता है, एरेनकाइमा हम लोग का क्या करता है, जो हम लोग का जो पानी में जो पुष्प खिलते हैं वो हम लोग का खिलाने का काम करता है एरेनकाइमा, जिसको हम लोग का पेरेनकाइमा का नाम से हम लोग का जाना जाता है। उसको अलग से हम लोग एरेनकाइमा के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो पेरेनकाइमा जो होता है ये हम लोग का फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब जो है ये सब प्रदान करने के काम में आता है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन का हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्क्लेरेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है, एक स्थायी उत्तक है जो पौधे को कठोर और क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। ठीक, तो उससे रिलेटेड हम लोग का यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि पेरेनकाइमा क्या करता है, पतली दीवार उत्तक होती है और खाद्य भंडारण, प्रकाश संश्लेषण और पौधों के जीवन के अन्य गतिविधियों में भी ये शामिल होता है। कौन, ये पेरेनकाइमा। ठीक है, ये क्या करता है, जो भोजन होता है उसको क्या करने का काम करता है, स्टोर करने का काम करता है। प्रकाश संश्लेषण में भी हम लोग का ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो कोलेनकाइमा होता है, कोलेनकाइमा क्या होता है, कोशिकाएं वह होती है जिसमें क्या होती है, ये अनियमित रूप से मोटी कोशिका की दीवारें होती है जो समर्थन और संरचना प्रदान करती है। ठीक, और यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि एरेनकाइमा क्या करता है, ये पत्तियों, तने और कुछ पौधों के जड़ों में ये वायु चैनल बनाते हैं। ठीक है, वायु चैनल बनाते हैं, जिस वजह से क्या करते हैं, जो पुष्प वगैरह होते हैं ये क्या करते हैं, ये पानी में खिलते रहते हैं। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि बोला जा रहा है हम लोग का कि चाय की खेती किस प्रकार की कृषि प्रणाली का उदाहरण है, ये आपको बताना। तो साथियों ये चाय की खेती हम लोग का कौन सा खेती का हम लोग का एग्जाम्पल है, तो ये हो जाएगा आपका रोपण कृषि का क्या है, एक एग्जाम्पल है। कौन, ये चाय की खेती। ठीक है, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया गया है। जैसे कि आपका चाय की खेती निम्नलिखित रूप से आवश्यकता होती है। चाय के लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती, ये उच्च मात्रा में कार्बनिक पदार्थ, ये आपका पीएच कितना होना चाहिए, 4.5 से लेकर आपका 5.5 तक होना चाहिए। और यहाँ पर जो ऊंचाई यहाँ पर देख सकते हैं 1000 से आपका 2500 मीटर की ऊंचाई पर ये उत्कृष्ट है। ठीक, और टेम्परेचर वगैरह ये सब उसके बारे में आप देख सकते हैं। तो रोपण कृषि एक जैसे एक आपका व्यावसायिक खेती, जहाँ चाय, कॉफ़ी, गन्ना, काजू, रबड़, केला, कपास ये जो है उगाई जाती है। ठीक है, रोपण का एक प्रकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे भी हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट है, इसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति का दूसरा सत्र किस शहर में आयोजित किया गया है, ये आपको बताना। तो भारत नाइजीरिया जो संयुक्त समिति का दूसरा सत्र है, ये हम लोग का कौन सा शहर में आयोजित किया गया है, ये आपको बताना है। तो ये इस क्वेश्चन का डिटेल में देख लेते हैं। तो भारत नाइजीरिया जो है ये हम लोग का अजूबा क्या हो जाएगा, ये अजूबा हो जाएगा। ये भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति का दूसरा सत्र जो है कहाँ आयोजित किया गया, तो ये अजूबा में आयोजित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो साथियों ये बैठक का उद्देश्य क्या है, भारत और नाइजीरिया के बीच जो है आपका द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को हल और घटनाक्रमों की समीक्षा करना था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है कि भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा के अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है, ये आपको बताना है। तो भारतीय संविधान में हम लोग का जो न्यायिक समीक्षा है, ये कौन सा अवधारणा है, जो मतलब कौन सा देश से हम लोग का लिया गया है, ये आपको बताना है, न्यायिक समीक्षा। आइए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो न्यायिक समीक्षा जो है साथियों, ये हम लोग को कहाँ से लिया गया है, तो ये आपको बताना है यूएसए से लिया गया है। कहाँ से? अपना संयुक्त राज्य अमेरिका से। न्यायिक समीक्षा यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल में उसके बारे में। किसी देश के न्यायालयों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति सरकार के विधायी कार्यकारी प्रशासनिक विभागों कार्यों की समीक्षा करना या सुनिश्चित करना है कि कार्य देश के संविधान के प्रावधानों का क्या करता है, अनुपालन करता है, जिसका अर्थ ये न्यायपालिका क्या यहाँ पर पूरा डिटेल में यहाँ पर विस्तार से दिया गया है। अब आगे यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, संविधान के सर्वोच्चता को बनाए रखना भी आवश्यक है, एकदम ज़रूरी है। तो इस प्रकार से पूरा डिटेल में यहाँ पर दिया गया है साथियों। उसके बाद आइए एक आर्टिकल का देख लेते हैं। जैसे 372 संविधान पूर्व कानून की न्यायिक समीक्षा की स्थापना करता है, कितना में? अनुच्छेद नंबर 372 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो 372 होगा ये संविधान पूर्व कानून की न्यायिक समीक्षा का स्थापना करता है 372 में। आगे यहाँ पर जो आर्टिकल 13 है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि घोषणा करता है कि मौलिक अधिकारों की धारा के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने वाला कोई भी कानून क्या हो जाएगा, अमान्य होगा। जो भी हम लोग का जो मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल जो राइट है, उसको अगर कोई हनन करता हुआ मिलेगा तो क्या करेगा, ये आर्टिकल नंबर 13 उसको क्या करेगा, उसको अमान्य घोषित कर सकता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे जापान में भारत का राजदूत अब कौन है, संजय कुमार वर्मा। तो ये भी आप जो राजदूत है, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पर जापान की राजधानी कहाँ है? जापान की राजधानी आपका टोक्यो है। जो मुद्रा जापानी मुद्रा है। और यूएसए का वाशिंगटन डीसी डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। उसी प्रकार से यूनाइटेड किंगडम का लंदन और पाउंड है। ये भी आपको ध्यान रखना है, आपको पूछ लिया जाता है। जैसे कि उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं सैन्य अभ्यास के बारे में। जो प्रतिभागी देश होते हैं, जैसे जीमैक्स में कौन होते हैं, भारत और जापान भाग लेते हैं जीमैक्स में। मलाबार अभ्यास में कौन कौन, भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद इंद्रधनुष 5 यानी कि इंद्रधनुष भी बोल सकते हैं, जिसमें भारत और यूनाइटेड किंगडम। वज्र प्रहार में भारत और यूएसए। और युद्ध अभ्यास में भी भारत और यूएसए जैसे जो है आपका द्विपक्षीय अभ्यास, सैन्य अभ्यास ये होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है साथियों, वी सत्यनारायण शर्मा को डैश शास्त्र नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त है, ये आपको बताना है। जो हम लोग का ये वी सत्यनारायण शर्मा है, ये कौन सा शास्त्र नृत्य के रूप में इनको मान्यता प्राप्त है, ये आपको बताना है। तो आइए देख लेते हैं वी सत्यप्रकाश नारायण के बारे में डिटेल में। यहाँ पर जो वी सत्यप्रकाश नारायण जो है, ये कुचिपुड़ी से संबंधित रखते हैं। जो एक भारतीय शास्त्र नर्तक और क्या है, कोरियोग्राफर थे, जिन्हें कुचिपुड़ी के शास्त्र नृत्य के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक माना जाता है। किसको? ये वी नारायण शर्मा को। आइए आगे चलते हैं। उन्हें यहाँ पर जैसे उषा, सत्यभाषा, मोहिनी आदि जैसे महिला पात्रों के चित्रण के लिए माना जाता है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का जो सोनल मानसिंह, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। जैसे सोनल मानसिंह ओडिसी की एक क्या है, नृत्यांगना, एक नृत्य शास्त्री ओडिसी है। और उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? ओडिशा से हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एलम एडिंगा देवी, ये शास्त्र नृत्य जो है, ये मणिपुरी शास्त्र नृत्य कला की एक विशेषता विद्वता के रूप में जानी जाती है। कौन? ये नीलम एंडीरा देवी। ये कौन? ये मणिपुरी से। उसी प्रकार से यहाँ पर शंकरदेव जो है, शंकरदेव आपका क्षत्रिय, जो कि कौन सा राज्य से संबंधित? क्षत्रिय, ये असम राज्य से संबंधित रखता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का कुछ इस प्रकार से है। हाल ही में R21 वैक्सीन खबरों में थी, इसका उपयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है, ये आपको बताना है।
तो R21 जो वैक्सीन जो खबरों में हाल ही में रहा, ये कौन सा बीमारी के लिए उपयोग में किया जाता है, तो ये हो जाएगा मलेरिया के लिए। ठीक है, मलेरिया के लिए हम लोग का R21 वैक्सीन जो है हाल ही में अब खबरों में रहा था। अब इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो गया मलेरिया। उसी प्रकार से R21 ये टीका है, ये जो है ऑक्सफोर्ड द्वारा विकसित किया गया है ये टीका। और यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया गया है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत का एक प्रकार नहीं है, आपको बताना है। तो साथियों हम लोग का वलित पर्वत का कौन सा जो है एक प्रकार नहीं है, तो आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा इनमें से, आप अरावली होगा, राइन, क्या अपलाचियन, उसके बाद यूवराल। आइए देख लेते हैं इनमें से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा जो कि बलित पर्वत का बलित पर्वत नहीं है। तो इनमें से हम लोग का राइन जो है, राइन एक बलित पर्वत का एग्जाम्पल नहीं है, राइन घाटी। ठीक है। अब बलित पर्वत एक प्रकार का क्या है, पर्वत है जो कि भूप्रपट्टी में चट्टान के परतों के मुड़ जाने से बनता है। कौन, ये बलित पर्वत। अब उसके बारे में, वे लंबी रैखिक लकीरें और घाटियां जो अक्सर क्या होता है सैकड़ों किलोमीटर तक फैली होती है। ये बलित पर्वत का क्या होता है, एक विशेषता होता है। और इसमें वलय द्वारा पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या करता है, पर्वतारोहण कहते हैं। क्या वलित द्वारा पर्वत निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पर्वतारोहण कहा जाता है। आइए अब राइन घाटी के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो राइन घाटी जो है, राइन घाटी राइन नदी के किनारे क्षेत्र को संदर्भित करती है और जो यूरोप के प्रमुख नदियों में से एक है। राइन नदी स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड सहित अन्य देशों में ये बहती है साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, तो अगला भी हम लोग का जो आपका अरावली श्रृंखला है, इसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। अरावली श्रृंखला पश्चिमी भारत में स्थित एक पर्वत श्रृंखला जो मुख्य रूप से कहाँ कहाँ, राजस्थान, हरियाणा राज्यों में जो कि फैली हुई है। और इसके बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल में विस्तार से दिया हुआ है, जो कि 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। अपलाचियन के बारे में यहाँ पर आपका दिया हुआ है। ये पर्वत जो है अमेरिका का एक विशाल पर्वत के रूप में माना जाता है, अपलाचियन। उसके बाद साथियों यूराल के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो यूराल जो है ये पर्वत श्रृंखला जो उत्तर से दक्षिण तक लगभग 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है और यूरोप और एशिया का जो महाद्वीपों को विभाजित करने वाला कौन सा, ये यूराल पर्वत श्रृंखला है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए इस प्रकार से आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से साथियों कि भारत सरकार ने समर्थ नाम का एक योजना शुरू किया है, इसका उद्देश्य आपको बताना है। तो समर्थ का आपका उद्देश्य क्या है साथियों, समर्थ का उद्देश्य हो जाएगा यहाँ पर इन जो ऑप्शन है इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा। तो समर्थ एक प्रकार का क्या है, कपड़ों में लाभकारी स्थायी रोजगार के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करना या फिर स्टैंड अप महिलाओं के लिए उद्यमिता को बढ़ाना। तो इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए हमारे हिसाब से, इसका 3 हो जाएगा। ये स्टैंड अप इंडिया मिशन के तहत महिला में उद्यमिता को बढ़ावा देना समर्थ का जो है मुख्य उद्देश्य। आइए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं समर्थ के बारे में। तो साथियों ये हम लोग का 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कपड़ा के क्षेत्र में लाभकारी, 3 नहीं होगा। कपड़ा क्षेत्र में लाभकारी और स्थायी रोजगार के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करना, ऑप्शन नंबर 2 हो जाए, जो कि समर्थ का क्या है, मुख्य उद्देश्य। कपड़ा क्षेत्र में लाभकारी और स्थायी रोजगार के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य समर्थ का। तो इस प्रकार से समर्थ जो है ये 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्या एकीकृत कौशल विकास योजना जो आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं साथियों। तो आगे हम लोग का क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, देश को सबसे पुराना खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता स्थल माना जाता है, ये आपको बताना है। तो साथियों को कौन जो है सबसे पुराना सिंधु घाटी सभ्यता जो है माना जाता है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का भीरडाना। क्या हो जाएगा साथियों, ये हम लोग का हो जाएगा आपका भीरडाना जो है, इसको
सबसे पुराना सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो है ये माना जाता है किसको, ये वीरराना को। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो वीरराना जो है यहाँ पर देख सकते हैं, वीरराना सबसे पुराना खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता स्थल माना जाता है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा C14 रेडियो डेटिंग के अनुसार यह सबसे पुराना है। कौन, ये वीरराना, जो कि फतेहाबाद ज़िले में स्थित है। 757 से 6200 ईसा पूर्व पुराना यहाँ पर कहा गया है। और वीरराना के करीब जो है राखीगढ़ी दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। कौन, ये राखीगढ़ी दुनिया का क्या है, सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और मोहनजोदड़ो के बारे में, ये तो पाकिस्तान में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं। अगला हम लोग का सिंधु घाटी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वर्तमान में कहाँ है, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान और उत्तरी पश्चिम भारत में ये फैला हुआ है। कौन, ये सिंधु घाटी सभ्यता। और उसके बाद जॉन मार्शल के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का जो है प्रयोग सबसे पहले शोधकर्ता, और इसका कार्यकाल जो है माना जाता है कि जो कार्बन डेटिंग के अनुसार ये 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक ये फैला हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशिष्ट विशेषता इसका क्या है, शहरीकरण था। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए फिर आगे चलते हैं साथियों। राजधानी शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है, ये आपको ध्यान रखना है। और बंदरगाह शहर के बारे में अगर देखा जाए तो बंदरगाह शहर भी हम लोग का पूछ लिया जाता है, जो कि सुतकागेंडोर, बालाकोट, लोथल, अल्लाह दीनो और क्या कुंतुसी, ये जो प्रमुख बंदरगाह स्थल है, ये आपको ध्यान रखना है। सिंधु घाटी के लोग कपास और उन दोनों का उपयोग अच्छी तरह से परिचित थे इनसे। और साथियों आगे हम लोग देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु के दाहिने किनारे पर स्थित है। कौन, ये मोहनजोदड़ो। और कालीबंगन जो है ये साथियों हमारा राजस्थान या घग्गर नदी के तट पर ये स्थित है। कौन, ये कालीबंगन। आइए आगे बढ़ते हैं। तो लोथल के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो लोथल जो है, ये लोथल आपका कॉम्बे की खाड़ी में शीर्ष पर स्थित है। और सुतकोदा गुजरात, ये कच्छ के रण में शीर्ष पर स्थित है। और बनवाली हरियाणा में स्थित है, जो विलुप्त सरस्वती नदी के तट पर ये स्थित था। धौलावीरा गुजरात, इसकी खुदाई जो है कच्छ जिले में हुई थी। इतना कुछ आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है खुसरो किस मुगल सम्राट का पुत्र था, ये आपको बताना है। तो खुसरो कौन सा मुगल सम्राट का आपका पुत्र था, ये आपको बताना है। तो आइए देख लेते हैं साथियों। तो खुसरो के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो खुसरो साथियों ये किसके, ये जहांगीर के, क्या हो जाएगा, जहांगीर। खुसरो मिर्जा जो है मुगल सम्राट जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र थे। ये कौन, ये खुसरो मिर्जा, जो मुगल सम्राट जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र हुआ करते थे। और खुसरो ने अजम खान कोका की बेटी से शादी की थी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग का अकबर के बारे में यहाँ पर थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर अकबर भारत मुगल सम्राटों में सबसे महान माने जाते थे, जो कि 1556 से 1605 तक उसने शासन किया। और भारतीय उपमहाद्वीप में अधिकांश हिस्सों पर मुगल शक्ति का विस्तार किया गया था। वह हुमायूं का पुत्र और अकबर का पोता था। ठीक, इतना कुछ आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। तो शाहजहाँ के बारे में, जिसे 1628 राजकुमार खुर्रम के नाम से ये भी जाना जाता है, शाहजहाँ। अब किसके, अच्छा हाँ, राजकुमार। भारत में इन्होंने देख सकते हैं 28 से 58 तक भारत मुगल सम्राट उन्होंने ताजमहल बनाया है। कौन, ये शाहजहाँ के द्वारा। और मुगल सम्राट जहांगीर और राजपूत राजकुमारी मानती का तीसरा पुत्र था। जहांगीर का मूल नाम यहाँ पर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, जहांगीर का मूल नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था। जहांगीर का जो मूल नाम, इसको सलीम के नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम के नाम से जाना जाता था। और राजकुमार सलीम बादशाह अकबर का सबसे बड़ा बेटा था। ये भी आपको ध्यान रखना है। सलीम जो था ये बादशाह अकबर का सबसे बड़ा पुत्र में से एक था। अब आगे बढ़ते हैं।
आगे हम लोग का अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है साथियों, तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटरपोल का मुख्यालय हम लोग का कहाँ है साथियों, तो ये फ्रांस में स्थित है। कहाँ है, फ्रांस में हम लोग का इंटरपोल का हेडक्वार्टर है। आइए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो ये फ्रांस अब ये अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसको शॉर्टकट क्या बोला जाता है, इंटरपोल बोला जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय इसका फ्रांस में है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का क्या है, इसमें सदस्यों की संख्या कितना है, अच्छा भारत इसका सदस्य 1949 से इसका सदस्य रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उठाया गया था, ये आपको बताना है। तो साथियों हम लोग का भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा नारा जो है उठाया गया था, ये आपको बताना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हम लोग का कौन सा नारा उठाया गया था, तो इसमें करो या मरो का नारा उठाया गया था। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। तो करो या मारो का नारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये उठाया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। और साथियों ये 8 अगस्त 1942 को मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो का प्रस्ताव रखा गया था। ये आपको ध्यान रखना है कि 1942 में जो है 8 अगस्त 1942 को जो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन, तो कांग्रेस का मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो का प्रस्ताव रखा गया था। आइए अब अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। और 42 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत का मुख्य कारण क्रिप्स मिशन की विफलता थी। ठीक है, क्रिप्स मिशन की विफलता थी। आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। और आंदोलन में क्विट इंडिया या भारत छोड़ो के नारे भी दिए गए, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्विट इंडिया या भारत छोड़ो के नारे भी दिए गए थे, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कांग्रेस की विचारधारा के अनुरूप यह शांतिपूर्ण अहिंसा आंदोलन को माना जाता है, ये किसको, ये भारत छोड़ो आंदोलन को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग का कुछ इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर स्वराज मेरा जनौसिद्ध अधिकार है किसके द्वारा, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बोला गया, और उसके बाद नारा दिया गया। और गरीबी हटाओ ये इंदिरा गांधी का, और उसके बाद तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस का द्वारा दिया गया है, ये नारा है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का क्या है, भारत सरकार ने किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया है, ये आपको बताना है। तो साथियों ये हम लोग का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है ये कौन सा वर्ष में हम लोग का ये अधिनियम बनाया गया है, तो ये हो जाएगा 1986 को का बनाया गया है भारत सॉरी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कब, 1986 में। आइए अब इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं साथियों। तो ये 1986 हो गया हम लोग का सही उत्तर, जो कि जिसको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को कोपरा के नाम से जो है 1986 को ये लागू किया गया था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में यहाँ पर विस्तार से दिया गया है, इसको आप एक बार पॉज करके आराम से देख लीजिएगा, जिसमें उपभोक्ता शिकायतों को आसान ये और तेज मुआवजा देता है। और ये उपभोक्ताओं को वस्तु और सेवाओं को अपर्याप्तता खामियों को खिलाफ बोलने के लिए सुरक्षित और प्रोत्साहित करता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है ये आपको देख लेना है। आगे चलते हैं साथियों। तो आगे हम लोग का देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बास्केटबॉल सेंट्रल लाइन देश का हिस्सा है, ये आपको बताना है। तो साथियों बास्केटबॉल सेंट्रल लाइन का जो कौन देश का हिस्सा है, ये आपको बताना है, सेंट्रल लाइन। तो सेंट्रल लाइन किसका हिस्सा है ये देख लेते हैं। तो ये हम लोग का कोर्ट, हाँ, बैक कोर्ट का हिस्सा है। किसका, बैक कोर्ट का हिस्सा है कौन, ये बास्केटबॉल सेंट्रल लाइन। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो बास्केटबॉल हम लोग के यहाँ पर दिया हुआ है, और बास्केटबॉल में एक टीम है जिसमें आमतौर पर जो है 5 खिलाड़ी, जिसमें 2 टीमों एक आयताकार कोर्ट के द्वारा का प्रतिनिधित्व करती है, प्रतिस्पर्धा है। और चलिए इतना कुछ हम लोगों ने देख लिया। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो बास्केटबॉल होता है, बास्केटबॉल में एक टीम में टोटल कितने प्लेयर होते हैं, तो ये आपको 5 प्लेयर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है साथियों आपका MNBI
2S4 हाल ही में संबंधित जो खबरों में रहा, ये आपको बताना है कि MNBI 2S4, तो इसका संबंध जो है ये आपको बताना है। तो किससे संबंध है साथियों? तो ये MNBI 2S4 जो है एक नवीन खनिज ऊर्जा कुशल आंकड़ा क्या है, भंडारण के लिए जो है ये उपयोग हो सकता है, उपयोगी हो सकता है। किसमें? ये आपका एक नवीन खनिज ऊर्जा कुशल आंकड़ा भंडारण के लिए उपयोग हो सकता है। ये आपका MNBI 2S4 जो हाल ही में खबरों में रहा था। ठीक है, अब इसके बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया गया है, इसको आप एक बार आराम से रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो साथियों इस प्रकार से आज का हमारा जो क्लास है यहीं पर समाप्त होता है। कैसा आज का क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और साथियों आपने अगर हमारा जितने भी क्लासेस जो है उसको नहीं लिए हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर जो है आप क्लास को देख सकते हैं। और प्यारे साथियों अगर सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।